मार्केट का पूरा अपडेट, सोने और चांदी की चाल किस तरह से लग रही है, कहां पर आपको इंट्राडे कॉल्स लेने हैं, आगे जाके कौन से लेवल्स अहम होने वाले हैं, सब कुछ हम यहां पर आपको बताते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल, बेस मेटल्स और नेचुरल गैस में आगे के लिए क्या रणनीति हो, ये भी आपको बताते हैं। और आज हमारे साथ शो में जो मेहमान जुड़ने वाले हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नवनीत दमानी, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी और AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले हम चांदी के साथ ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो देखिए 3 दिनों की जो लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद से चांदी फिर से चमकती हुई नजर आ रही है। और देखिए भाव और ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ पर करीब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। इस वक्त चांदी में 2,37,500 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। वहीं कॉमिक्स पर अगर आप भाव देखेंगे तो यहाँ पर भी करीब 3% की तेजी है। $75 के ऊपर अब यहाँ पर चांदी चली गई है। काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाइना, वहाँ फिलहाल छुट्टियां है। लूनार न्यू ईयर के मौके पर इस पूरे हफ्ते चाइनीज बाजार बंद रहेंगे, जिससे थोड़ा सा इम्पैक्ट हमने लिक्विडिटी पर देखा था। केडिया जी, क्या लगता है अब चांदी में फिर से एक बड़ा उछाल देखने का वक्त आ गया है? नमस्कार तन्वी जी। देखिए, चांदी की अगर ओवरऑल बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी डेली चार्ट के ऊपर स्लाइट नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो कंटिन्यूअसली 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो ये बताता है कि अपर बाउंसेस जितने भी है वो सेल होंगे जब तक इंटरनेशनल मार्केट में चांदी 85 के ऊपर फर्स्ट क्लोज और 93 के ऊपर सेकंड क्लोज नहीं दे सकती। उसी के साथ साथ नीचे में 70 72 एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। उसका कारण क्या है कि जब चांदी तेजी के दौर पे थी तो 65 के आसपास हमने देखा था काफी सारे फैमिली ऑफिसेस, फंड हाउसेस और हेज फंड्स ने सिल्वर के अंदर एंट्री करी थी, और वो लोग 65 के आसपास सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिल्वर जो है ये 2,25,000 और 2,65,000 की रेंज में ही काम करेगी। 2,25,000 से 2,65,000 की रेंज में ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ आपको चांदी के लिए लगेगा। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी भी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। सोमानी जी, आपको क्या लगता है, क्या इन लेवल में अब फिर से हमें रिकवरी आती हुई दिख रही, क्या सस्टेन करेगी आने वाले दिनों के लिए, या फिर से एक बड़ा करेक्शन आने वाला है? जी बिल्कुल, 2,26,000 के करीब करीब का कल हमने लो देखा है और वहां से प्राइजेस में एक बाउंस बैक आता हुआ देखा है, जो करीब 2,37,000 के आसपास आया है। मतलब निचले लेवल से 11,000 रुपए का ऑलरेडी बाउंस इसमें आ चुका है। मुझे लगता है एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ रैली है। हम यूं नहीं कह पाएंगे कि इस लेवल से भी तेजी बन जाएगी या निवेशकों ने एंट्री कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है जैसे केडिया जी ने कहा कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी मुझे नजर आती है, जैसे 2,25,000 डाउन साइड और 2,55,000 अपसाइड, यह दायरा आने वाले समय में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। हाँ, इंट्राडे के लिहाज से अगर कोई बात करें तो मुझे लगता है कि 2,34,700 2,34,000 के दरमियान एक बार बाइंग बन सकती है। 2,40,000 के लक्ष्य के लिए और 2,31,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन 2,40,241 के दरमियान दोबारा इसमें प्रेशर बनेगा, एक रेजिस्टेंस होने और वहां से बिकवाली दोबारा हावी हो सकती है। ठीक है, 2,40 2,39 के आसपास यहाँ फिर से एक करेक्शन का जोन बनेगा। इंट्राडे के लिहाज से कॉल दी है 2,33,000 के आसपास आप बता रहे हैं, 2,40,000 के लिए। और SL आपको लगाना होगा 2,31,500 के नीचे का। नवनीत जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी टेक ले लेते हैं। नवनीत जी, चांदी में आपकी क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ट्रेडर्स मार्केट बन गया है। निवेशकों के लिए अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही है। और आप ऑल्टरनेट डे देखेंगे तन्वी जी, तो करीब करीब 10 से 15,000 पॉइंट का उठापटक हम चांदी के प्राइसेस में आते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह की वोलेटिलिटी जनरली लॉन्ग टर्म निवेशकों को बहुत गिरे हुए प्राइसेस पे अपॉर्चुनिटी देगी। बट फिलहाल के लिए जो स्थिति है, मुझे लग रहा है कि नीचे एक सपोर्ट जो $72 का एक सपोर्ट था इंटरनेशनली, उसको लेके मार्केट रिबाउंड किया है। बट 77 78 के आसपास वापस एग्जॉशन देके एक नए लो की तरफ भी जा सकता है। तो ओवरऑल बायस अभी भी शॉर्ट साइड पे है, एंड 67 और 65 का स्तर भी हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है, या 2,15,000 भी पॉसिबल है कि डोमेस्टिक मार्केट में ऐसे भाव भी देखने मिल जाए। तो ओवरऑल सेल ऑन रैली का स्टांस है फिलहाल के लिए। बट आज के सत्र में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और मार्केट यहाँ से भी 3 से 4,000 पॉइंट पॉजिटिव हो सकता है। तो वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। फिलहाल के लिए वेट करिए।
के लिए वेट करिए। ट्रेडर्स का यह पूरे तरह से माहौल बना हुआ है। 2,15,000 तक के लेवल्स भी यहाँ नीचे में आ सकते। एक बड़ा करेक्शन नवनीत जी बता रहे आने वाले दिनों में यहाँ पर दिख सकता है। नितिन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े करेक्शंस आ रहे हैं, बड़े बड़े मूव्स भी आ रहे हैं चांदी में, फुटफॉल किस तरह का है? ज्वेलरी सेगमेंट की जो डिमांड है क्या अभी भी बनी हुई है? और जो भी करेक्शन आता है क्या वहाँ पर बायर्स लौट कर आते हैं? क्या इन लेवल्स पर लोग खरीदारी कर रहे हैं अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या फिर अगर आगे जो भी वेडिंग सीजन आने वाला है उसके लिहाज से क्या अब उनकी जो एक सोच है वो बदलती हुई आपको दिख रही है कि पहले से अब चलो थोड़ी सी करेक्शन आ गया है तो पहले से हम थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके रख लेते हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बड़ी तेजी नजर आ जाए? क्या रुख इस वक्त नजर आ रहा है? तन्वी जी, इसमें दो चीजें हैं। अगर हम दुकानों में जाते हैं तो दुकानों में हम ये देखते हैं कि भीड़ नहीं है, लोग बिजनेस के लिए परेशान है। और टीवी चैनल्स पे जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं वो ये कहते हैं सेल बहुत अच्छी है, लोग इन्वेस्ट खरीद कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है। और मुझे जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो हमारे पुराने ग्राहक है, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनके दिमाग में अब एक चीज बैठ चुकी है कि चांदी जो है अब ये नेगेटिव जोन में है। और शायद 2 लाख रुपए के आसपास जिस समय चांदी आएगी उस समय हम लोगों को देखेंगे कि वापस इन्वेस्टमेंट की डिमांड और साथ साथ ज्वेलरी की डिमांड आएगी। दूसरा, जो मैरिज सीजन की डिमांड है तन्वी जी, ये अप्रैल और मई के अंतर्गत आती है चांदी के अंदर। उसका कारण क्या है कि नॉर्थ के अंदर बहुत बड़े एरिया में फसल कटती है और किसानों के पास पैसा आता है। और गाँव के अंदर जब भी शादियां होती हैं तो वहां पे चांदी की पेटियां और तमाम चीजों का चलन काफी है। तो इसलिए जो मेजर चांदी की डिमांड है शादियों वाली, वो हमें अप्रैल और मई या गर्मियों के सीजन में जो साबे आते हैं शादियों के, उसमें दिखाई देते हैं। सीजन की तो बात है, लेकिन जिस तरह के मूव्स इस साल हमने देखे, अच्छे रिटर्न भी देखे, तो क्या होता है ना कि फोमो एक तरह का क्रिएट हो जाता है। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि जब वेडिंग सीजन आए तब भाव इतने ज्यादा हो जाए कि हम खरीद ना पाए। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि एक बार पूछना चाहिए कि किस तरह का फुटफॉल या किस तरह का रुझान इस वक्त निवेशकों का नजर आ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब सोने की बात कर लेते हैं। एक हफ्ते के निचले स्तर से अब सोने में भी रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। कॉमिक्स पर देखिए $4,937 के आसपास, हालांकि $5,000 के नीचे है भाव। एमसीएक्स पर भी सोना 1,53,000 के करीब यहां पर ट्रेड कर रहा है और जो गोल्ड स्पॉट का भाव है वो $4,920 के करीब पहुंच गया है। काफी सारी चीजें, काफी सारे फैक्टर्स यहां पर भी कामकाज कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन एक अपनी जगह है। जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच अब डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके चलते अब सेफ हेवन की डिमांड सुस्त हो गई है और आगे जाकर यूएस में जो क्रूशियल डेटा आ रहा है, अब हम देखेंगे जीडीपी के आंकड़े आएंगे, पीसीई प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, वो काफी कुछ तय करेंगे कि फेड का रेट कट को लेकर क्या अब यहाँ पर इंस्टांस रहता है। और चाइनीज बाजार में लगातार यहाँ पर एक हफ्ते के लिए छुट्टी है, तो काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर है। नितिन जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। सोने में इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए और क्या यहाँ पर अब सोने में खरीदारी देखने को मिल रही है? चांदी तो खैर काफी वॉलेटाइल हो चुकी है इस वक्त। देखिए, 2-3 बेसिक चीजें हैं गोल्ड में इस समय जो हमें समझना है। अगर हम पिछले 4-5 कॉल्स को देखें जो गोल्ड में आए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही एआई स्टॉक्स में सेलिंग शुरू होती है, बिकॉज $1.1 ट्रिलियन की जो फंडिंग है वो इस समय एआई स्टॉक्स के अंदर है। और जब भी उसमें एक कॉल आता है तो सीवियर कॉल आता है, जिसकी वजह से मार्जिन कॉल गोल्ड और सिल्वर में आ जाती है। और गोल्ड और सिल्वर में हम तुरंत ही 3 से 4% का गोल्ड में और 7 से 8% का सिल्वर में कॉल आते हुए देखते हैं। अब ये जितनी 2-3 बार जितनी तेजी से हुआ है, उसके चलते क्या हुआ है कि जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं उन्होंने पुट ऑप्शंस जो है वो काफी बड़ी मात्रा में कॉमेक्स के अंदर बाय किए हैं। और अगर आप 10 डेल्टा और 25 डेल्टा के पुट ऑप्शंस देखेंगे तो उनकी आईवीज काफी बड़ी हुई है, जो ये बता रहा है कि ऑप्शन हेजिंग काफी तेजी से हुई है। इसके अलावा तन्वी जी, दिसंबर महीने के जो कॉल स्प्रेड्स है 15,000 और 20,000 के, उसमें भी 11,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब इन दोनों में क्या हुआ है, अगर किसी ने पुट खरीदा है तो सामने पुट मार्केट मेकर ने पुट सेल किया है और पुट सेल करने की अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए उसने फ्यूचर्स बेचे हैं। सिमिलरली जिसने कॉल बेची है उसने कॉल की पोजीशंस को अपने को हेज करने के लिए वापस फ्यूचर्स में सेल आउट किया है। तो ये जो डेल्टा हेजिंग हो रही है, इसकी वजह से भी हम बाजार में प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। अगर ये ऑप्शन की पोजीशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मार्केट में अगर किसी भी दिन अपर साइड में 6 से 7% आता है, अपसाइड आता है, तो उस केस में हम देखेंगे कि ये जो डेल्टा हेजिंग है इनकी रीपोजिशनिंग शुरू हो जाएगी और जो फ्यूचर सोल्ड आउट है वो इन्हें वापस बाय करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जैसे नवनीत जी ने कहा था कि ये एक ट्रेडर्स मार्केट है, तो इसको ट्रेडर्स मार्केट की तरह लेना चाहिए। अगर 4850 के आसपास आता है तो इंडियन मार्केट में 1,50,000 1,51,000 के भाव बनेंगे।
वहां पे आप बाय करके चलें, साथ में एक एटीएम पुट और एक ओटीएम पुट ऑप्शन को बाय करें। और अगर आप अपर साइड में सेल कर रहे हैं तो वहां पे भी आप एक एटीएम कॉल ऑप्शन और ओटीएम कॉल ऑप्शन को बाय करके चलें, तभी आपका पैसा बन पाएगा। एल्स फॉल्स ब्रेकआउट्स आपको दोनों साइड मिलेंगे और पैसा लूज हो जाएगा। डिमांड की ओवरऑल गोल्ड में बात करें तो गोल्ड की डिमांड पहले जितनी सुस्त नहीं है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी हम आगे आते हुए देख रहे हैं। और हमें लगता है कि अभी होली का सीजन आ रहा है और होली के बाद में जो है अक्षय तृतीया की B2B बाइंग शुरू हो जाएगी, तो गोल्ड में हमें लगता है कि डिमांड थोड़ी ठीक ठाक रहेगी इस साल अप्रैल और मई तक। कि यहाँ पर डेल्टा हेजिंग का भी पूरे फंडामेंटल्स नितिन जी ने बताए हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और थोड़ी सी डिमांड में जो सुस्ती थी, अब सोने में उतनी सुस्ती नहीं बची है। अच्छी डिमांड यहाँ पर नजर आ रही है, आने वाले दिनों में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 1,50,000 51,000 के आसपास अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। सोमानी जी, आपकी क्या सलाह होगी गोल्ड में? देखिए, सिल्वर के मुकाबले हम देखें तो 7% के रिटर्न यहाँ पर एक महीने में देखने को मिले, जबकि चांदी 19% से ज्यादा टूटी है। तो क्या गोल्ड ज्यादा सेफ है इसमें निवेश करना इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, ये क्लियरली विजिबल है। अगर आप कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर का रेशियो भी अगर आप देखते हो तो जो 40-41 नीचे जो चला गया था वो 67 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब गोल्ड जो है ये सिल्वर के मुकाबले कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। कल के सत्र में भी 1,51,000 के लो गोल्ड ने बना और वहां से हमने शार्प रिकवरी देखते हुए 1,53,400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक गोल्ड में कहीं ना कहीं जो मजबूती है सिल्वर के मुकाबले ज्यादा है। और 4840 का जो सपोर्ट है बेस, कल एग्जैक्टली उसने लो बनाया और वहां से एक बाउंस आता हुआ करीब करीब $100 का बाउंस हमने देखा है। इंट्राडे में मुझे लगता है कि 1,52,800 के दरमियान गोल्ड में एक बार बाइंग बन सकती है। 1,52,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 1,54,000 के अपसाइड टारगेट हमें नजर आते हैं। और पोजिशनल कोई ट्रेड करना चाहता है तो मेरे लिहाज से अभी रुकना चाहिए। यहां से ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से गोल्ड में कोई बड़ी रैली आ जाए या बहुत बड़ी मंदी आ जाए। तो मुझे लगता है निवेशकों ने कुछ समय के लिए होल्ड ऑन रखना चाहिए। अभी कोई नया इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। निवेशकों के लिए मुझे लगता है बेहतरीन लेवल 1,43,000 के आसपास आना चाहिए। निवेशकों के लिहाज से आप पोजीशन अभी मत लीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर आप 1,52,800 के लेवल पे खरीद के चल सकते हैं। 1,54,000 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आपको 1,52,300 के नीचे का लगाना है। नवनीत जी से भी समझ लेते हैं गोल्ड को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सलाह होगी। नवनीत जी, क्या सलाह होगी? सिल्वर और गोल्ड में आपको क्या ज्यादा पसंद लग रहा है? तन्वी, जैसे केडिया जी ने भी बताया कि अभी काफी सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं और टाइम एंड अगेन हम एक रिबाउंड देख रहे हैं प्राइसेस में। शायद टेक्निकली रिबाउंड होल्ड भी कर जाए, बट कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा एक डायलेमा में है कि जियोपॉलिटिकली किस तरह से इवेंट्स अनवेल होंगे और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स किस तरह से बिहेव करेगा अगले कुछ दिनों में। मुझे लगता है कि यहाँ से जब तक 5,050 या 5,100 के ऊपर कन्विंसिंगली गोल्ड नहीं ट्रेड करता है, ये सेल ऑन रैली वाला मार्केट हो गया है और हम इवेंचुअली 4,700 के नीचे का भी भाव देख पाएंगे। शॉर्ट टर्म में आई थिंक मैं कोई खास व्यू नहीं कैरी कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये जो रिबाउंड है आज के सेशन में, ये और 400-500 रुपए की रैली और दिखा सकता है। बट उसके बाद जो सेलिंग आएगी विच कुड ब्रिंग प्राइसेस टू लोअर लेवल, जो हमने कल के सत्र में लो देखा है उसको भी ब्रीच करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है ये रिबाउंड, एंड इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई निवेशक अटक गए हैं या पोजीशन क्रिएट किए तो उनको एक एग्जिट मिल रहा है। बेटर टू एग्जिट एंड वेट ऑन द साइडलाइंस। एक रीजनेबल और हेल्दी करेक्शन जब आएगा तब उसमें वापस री एंटर किया जाए। नवनीत जी की सलाह में ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर आपको इसके बाद फिर से करेक्शन देखने को मिले। आपके लिए एक मौका है, अगर आप फंसे हुए हैं तो इन राइज में आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और कॉमिक्स की बात करें तो 4,700 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कच्चे तेल और बेस मेटल्स पर भी बातचीत का। कच्चे तेल में लगातार यहाँ पर स्थिरता बरकरार है। ब्रेंट क्रूड $67 के करीब कारोबार कर रहा है। WTI क्रूड की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे $62 के आसपास कारोबार हो रहा है। MCX पर भाव देख लेते हैं तो इस वक्त आप देख सकते हैं करीब आधे % के आसपास की तेजी है। 5,683 के लेवल पे MCX में कारोबार हो रहा है। जो फैक्टर्स है, जो फंडामेंटल्स है, तो यहाँ पर देखिए ओपेक प्लस ने अब अप्रैल में आगे जाकर प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार करने वाला है, तो ये एक फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई को लेकर अब कोई बड़ी चिंता नहीं है। US और ईरान का एक मुद्दा था, तो देखिए कल वहाँ पर सेकेंड राउंड की बातचीत हुई और काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आए हैं। ईरान
के जो विदेश मंत्री अब्बास अराघची, उनका कहना है कि जो फर्स्ट राउंड की बातचीत थी उससे ज़्यादा पॉजिटिव बातचीत अब कल के सेशन में मतलब सेकेंड राउंड की बातचीत रही है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में न्यूक्लियर डील पर भी कुछ क्लैरिटी आती हुई नजर आए। और इसके अलावा यूएस में जो डेटा आने वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोमानी जी, यहाँ पर कच्चे तेल के लिए कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं? देखिए, कल एक खबर भी आई थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको टेम्पररी ईरान ने बंद कर दिया था। वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने सैन्य प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी। इन तमाम चीज़ों के बीच अब जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए कच्चे तेल के लिए कौन से लेवल अब यहाँ पर अहम होंगे? जी बिल्कुल, न्यूज बेसिस में स्पाइक्स आते हैं। जैसे कल आपने कहा था कि न्यूज ईरान के, उसके बाद स्पाइक आया, प्राइसेस ऊपर में 50-100 के आसपास ट्रेड हुई। फिर दोबारा ये बात निकल कर आई कि जो ईरान है और यूएस में जो बातचीत है ये काफी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है, और इसी के चलते हमने एक बड़ा सा फॉल देखा क्रूड ऑयल और अन्य कमोडिटीज में। और मुझे लगता है कि प्रोबेबली 5600-5610 के आसपास ये क्रूड बार बार सपोर्ट लेता है और यहाँ से प्राइसेस दोबारा निरंतर बढ़ के 5750-5800 तक जाने का प्रयास करती है। तो एक बिग डिप का इंतजार करना चाहिए 5605-5610 का। यहाँ से 40 से 50 रुपए अगर टूटता है तो मेरे यहाँ से क्रूड में खरीदारी का एक अच्छा अवसर बन सकता है। 5610 में बाय करें 5700 के लक्ष्य के लिए, और 5550 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पर एक रेंज बाउंड दायरे में ही कारोबार देख रहे हैं और फिलहाल बाई की रणनीति यहाँ पर सोमानी जी ने दी है। 5610 5610 के लेवल पे आप खरीद के चलिए 5700 रुपये के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 5550 के नीचे का। नवनीत जी, आपकी क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? क्या आपको दिख रहा है कि कच्चे तेल में भी अब यहाँ से रिकवरी या फिर कोई बड़ा करेक्शन आने वाले दिनों में? कल के सेशन में हमने अचानक से मार्केट का मूड माहौल बदलते हुए देखा है। ऑलमोस्ट 5800 5850 के आसपास से 5600 तक मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आया है। प्राइमरीली जो आपने फंडामेंटल फैक्टर बताए हैं उसी के चलते एक मार्केट में करेक्शन आया, और जो एक टेंशन था, तनाव था, वो थोड़ा सा ईज होता हुआ नजर आया। अब आने वाले कुछ दिनों में ये बैठक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले 15 से 20 दिन तक और चलेगी, एंड इसमें जिस तरह के भी डेवलपमेंट आएंगे मार्केट को वोलेटिलिटी आते रहेगी, मिलते रहेगी। और यहाँ पर अगर थोड़ा भी मामला गड़बड़ाया तो जो स्पाइक होगी प्राइसेस में वो बहुत शार्प होगी। तो डाउनसाइड मुझे लगता है थोड़ा सा कैप्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, बट अपसाइड पोटेंशियल वापस 6000 और 6100 तक के लिए खुल सकता है। तो मैं भी सोमानी जी के साथ साथ सहमत हूँ कि 5600 के आसपास जितना नजदीक मिले आप बाय की स्ट्रेटेजी बनाइए। 5500 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, एंड ऊपर में आपको करीब 250 से 300 रुपए का अपसाइड देखने मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट आता है तो काफ़ी शार्प फॉल दिख सकता है 5600 के आसपास ही। यहाँ पर नवनीत जी भी सुझा रहे हैं कि आप बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 5550 के नीचे का लगाइए, और 250 से 300 तक के मूव्स यहाँ पर आपको मिल सकता है उछाल कच्चे तेल के लिए। एनजी पर भी एक क्विक राय नवनीत जी, आपकी क्या होगी इन लेवल्स पर? नेचुरल गैस प्राइसेस रिबाउंड, कल के सत्र में रिबाउंड के बाद में फिर से थोड़े से वीकनेस की तरफ रुख कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर कोई सीवियरिटी इन विंटर नहीं देखने मिली या नहीं रिपोर्ट हुई अगले 1-2 हफ्ते में, तो प्राइसेस 250 रुपए के नीचे भी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल बायस थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है, एंड इस बार की पूरी जो विंटर सीजन रही है वो नेचुरल गैस प्राइसेस के टर्म्स में देखा जाए तो एक फेलियर रही है, जहाँ की प्राइसेस को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, एक्सेप्ट फॉर एक वीक जहां पे हमने 30-35% का रन देखा। अदरवाइज पूरा मैं कहूंगा पूरा सीजन ही एक फेलियर था, और पिछले 4 महीने में निवेशक जो लॉन्ग साइड पे बाय करके चले उन्होंने कुछ खास पैसा बनाया नहीं, इनफैक्ट लॉस ही किया है। तो ओवरऑल अभी भी ऐसा लग रहा है कि 250 या उसके नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं, बट होनली होप इज अगर 1-2 वीक के अंदर थोड़ा भी विंटर में सीवियरिटी रिपोर्ट हुई तो शायद एक रिबाउंड खेलने मिल जाए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर रिबाउंड आ भी गया 295 300 भी आ गया तो वापस उसके बाद सेलिंग ही देखने मिलेगी। ठीक है, एनजी के लिए भी ये व्यू और ये सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बेस मेटल्स पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, बेस मेटल्स में भी पिछले कुछ दिनों से हम रेंज बाउंड दायरे में ही कारोबार होता हुआ देख रहे थे। निकल ने काफ़ी अच्छी तेज़ी पिछले कुछ दिनों में दिखाई, लेकिन आज देखिए प्रेशियस मेटल्स में तेज़ी है, उसका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। बेस मेटल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा तेज़ी सुबह में हमने देखी थी कॉपर में, लेकिन आप देखिए आप करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी के साथ 1165 के लेवल पे कारोबार हो रहा है कॉपर में। जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी आधे से 1% की तेज़ी देख सकते हैं। 321 के लेवल पे जिंक में कारोबार हो रहा है। एल्यूमिनियम 305 और निकल यहाँ पर 1530 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, जबकि लेड में बहुत हल्की फुल्की सी तेज़ी है। 187 के भाव पर लेड में कारोबार हो रहा है। सोमानी जी, बेस मेटल्स में कोई रणनीति आपको लग रही है आज बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, कल काफी गिरावट का रुख था।
सारे बेस मेटल्स अक्रॉस द बेस मेटल्स में सेलिंग प्रेशर निरंतर बनता जा रहा था। ऊपर में 1190 वाली जो कॉपर थी कल के दिन में नीचे में 1140 का लेवल इसने ऑलमोस्ट हुआ है। मुझे लगता है 1125 से 1140 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है। इन दरमियान मुझे लगता है यहाँ से बाइंग आकर प्राइसेस में हमेशा ऊपर जाने का प्रयास करती है। इंट्राडे अगर मैं कहूँ तो 1157 1157 का जो लेवल है यहाँ पर एक बार बाइंग बन सकती है। 1142 के स्टॉप लॉस से प्रोबेबली 1180 का लेवल शायद हमें इनिंग सेशन में देखने मिल सकता है। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ओवरऑल कुछ हफ्ते तक मुझे नजर आती है, प्रोबेबली इस वीकेंड या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक। नीचे में जो है 1140 का बेस बनाएगा, ऊपर में 1188 का रेजिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 1180 तक के टारगेट्स यहाँ पर मिलेंगे। 1157 के लेवल पे खरीदारी करके चलिए और स्टॉप लॉस आप 1144 से नीचे का लगाइए। नवनीत जी, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है और कॉपर में 1200-1300 तक के लेवल्स कब आते हुए नजर आएंगे फिर से? कल के सत्र में हमें एक मैसिव सेलिंग कॉपर में आते हुए देखा है एंड कॉपर के इंडिविजुअल कोर फंडामेंटल्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो लार्जली सिल्वर को सपोर्ट करते हुए सिल्वर के साथ ड्रैग हो रहा है कॉपर। आज के सेशन में सिल्वर पॉजिटिव है इसलिए कॉपर ऊपर है। कल के सत्र में सिल्वर नेगेटिव था इसलिए कॉपर नीचे चल रहा था। ओवरऑल दोनों के बीच में एक बहुत मेजर कोरिलेशन बैठा हुआ है फिलहाल के लिए एंड जितना एआई स्टॉक्स के ऊपर मूवमेंट हो रहा है उतना ही सिल्वर के ऊपर भी मूवमेंट देखने मिल रहा है, कॉपर पे भी देखने मिल रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉपर एक रीजनेबल लो जो कि 1140 का है वो एमसीएक्स पे कल हिट कर गया और आज के सेशन में हमें शायद रिबाउंड देखने मिल जाए जो 1180 तक भी आ जाए। बट ओवरऑल इसमें बहुत ग्रेट क्लैरिटी नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि वापस नए लो बन सकते हैं। सिल्वर में भी नया प्रेशर आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलेगा जिसके साथ-साथ कॉपर भी थोड़ा-सा दबाव में रह सकता है। थोड़ा कॉशियस स्टांस अभी भी अपना के रखिए। कि आने वाले दिनों में यहाँ पर दबाव दिख सकता है, तो कॉशियस स्टांस यहाँ पर फिलहाल बरकरार है। चलिए, इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दालों को लेकर एक खबर है, कैसे होगी अब आगे जाकर दालों की डिमांड पूरी। तो देखिए, घरेलू मांगे अब पूरी करने के लिए दाल इंपोर्ट सरकार करने वाली है और दाल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो बयान आया है, ये जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी तरफ से बयान आया है और उनका कहना है कि घरेलू मांगों को पूरी करने के लिए अब हमें यहाँ पर दाल को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि खपत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से अब बाहर से इंपोर्ट करना ज़रूरी हो गया है। गेहूं, चावल या मक्का जैसी फसलों के लिए देश यहां पर सक्षम है, लेकिन फिलहाल दाल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पल्सेस प्रोड्यूसर है भारत और कंज्यूमर और इंपोर्टर भी है इसके साथ। इसके अलावा 2024 और 25 में भारत ने करीब 7 मिलियन टन से ज़्यादा की दालें इंपोर्ट की थी। अरहर, चना और पीली मटर के इंपोर्ट में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से मसूर दाल पर 10% की ड्यूटी और चना पर 30% की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। तो ये था सरकार की तरफ से एक अपडेट। चलिए, इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे।